हेलो डियर स्टूडेंट्स। बेटे लेसन 10 कर रहे हैं। इस लेसन में ना हम दो टॉपिक कवर कर रहे हैं। फर्स्ट टॉपिक था लैंडलॉर्ड्स और जोतदार्स के बारे में और ईस्ट इंडिया कंपनी के लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स के बारे में। जो सेकंड पार्ट है उसमें आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसमें हम पहाड़ीज़ और संथालों के बारे में पढ़ेंगे कि ये कौन थे। तो ये इस बुक का इस लेसन का सेकंड पार्ट है जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इसमें से बेटे क्वेश्चन बोर्ड में ज़रूर आता है और टॉपिक इंटरेस्टिंग भी है और इजी भी है। आप साथ साथ समझते जाएंगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बेटे स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टार्ट कैसे होता है ये टॉपिक? स्टार्ट ऐसे होता है कि 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में बुकानन ने राजमहल की पहाड़ियों का दौरा किया था। अब ये बुकानन कौन था और राजमहल की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? बेटे राजमहल की पहाड़ियाँ वेस्ट बंगाल की तरफ पड़ती हैं क्योंकि अंग्रेज़ों ने सबसे पहले प्लासी की लड़ाई में बंगाल को ही जीता था। तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा इन एरियाज़ में उन्होंने सबसे पहले अपना शासन जो था वो स्थापित किया था। तो यहाँ की हम बात कर रहे हैं। और बुकानन कौन था? बुकानन जो था वो एक बहुत जाना माना भूगोलवेत्ता था। भूगोलवेत्ता का मतलब जैसे कि प्लांट्स के बारे में, लैंड के बारे में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज थी। तो इसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्पेशली इंग्लैंड से बुलाया था और इसका मेन पर्पस क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर जो एरियाज़ आ रहे थे उनको स्टडी करना था ताकि वहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट की पॉसिबिलिटीज़ को तलाशा जा सके। क्योंकि भारत जो था वो रिसोर्सेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा रिच था और ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के रिसोर्सेज को अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करना चाहती थी, चाहे वो यहाँ के प्लांट्स हो, चाहे वो यहाँ के ज़मीन हो, हर चीज़ को वो अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने ना बुकानन को इंडिया बुलाया और उसे कहा कि भारत में उन एरियाज़ को इन्वेस्टिगेट करें जहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके और वो कंपनी के लिए जो है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करे और फिर कंपनी उसके अकॉर्डिंग काम करेगी। उसको स्पेशली ये इंस्ट्रक्शंस दे दी गई थी कि उसे क्या देखना है, उसे क्या खोजना है और क्या लिखना है। तो बंगाल गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट पर उन्होंने ऐसी भूमि का सर्वे किया था और रिपोर्ट तैयार की थी और बाद में उसी की रिपोर्ट के बेस पे बहुत बड़े एरियाज़ में जंगलों को साफ़ करके वहाँ पे परमानेंट यानी स्थायी कृषि करने की व्यवस्था की गई थी ताकि कंपनी के लैंड रेवेन्यू में जो है वो वृद्धि हो सके और वृद्धि हुई भी। ठीक है, तो ये इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन था। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो बुकानन ने राजमहल की पहाड़ियों का सबसे पहले दौरा किया। बुकानन ने इन पहाड़ियों को बहुत अभेद बताया। अभेद का मतलब कि इन जहाँ दुर्गम, जहाँ से जाना जो है बहुत मुश्किल होता है, इम्पेरिट्रेबल। ठीक है, उसके अनुसार ये एरिया बहुत डेंजरस इलाका था। यहाँ बहुत कम लोग जाने की हिम्मत करते थे और बुकानन जब यहाँ पर गया तो यहाँ के जो पहाड़ों में रहने वाले निवासी थे वो जो थे उसको बड़े शत्रुतापूर्ण तरीके से देख रहे थे। क्यों देख रहे थे बेटे? क्योंकि अंग्रेज़ों को ये लोग अपना दुश्मन मानते थे। तो बुकानन एक ब्रिटिशर था। तो जब वो यहाँ पर पहुँचा तो पहाड़िया लोग जो थे वो यहाँ पर रहने वाले, जो जंगलों में रहने वाले लोग थे उनको पहाड़िया कहते हैं, हिली फॉक कहते हैं। तो वो उसको बहुत जो था शत्रुतापूर्ण तरीके से देख रहे थे। In the early years of the 19th century, Buchanan visited the hills of the palace यानी राजमहल. Buchanan called these hills impenetrable. According to him, it was a dangerous area. Very few travelers dared to go there. Whenever Buchanan went, he found the behavior of its residents hostile. ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? क्यों वो उसको दुश्मनी या शंका से देख रहे थे? मैंने अभी आपको बताया कि वो ब्रिटिश अधिकारियों के प्रति आशंकित रहते थे। उनको हमेशा ये डर लगा रहता था कि कंपनी के अधिकारी उनको नुकसान पहुंचाएंगे, इसलिए वो उनसे बातचीत करने को कभी भी तैयार नहीं होते थे। बुकानन जहाँ भी जाता था
इस एरिया का सर्वे करता था वो अपनी डायरी में लिखता था। जहाँ जहाँ उसने भ्रमण किया, वहाँ के लोगों से उसने मुलाकात की, उनके कस्टम रिचुअल्स को देखा और राजमहल की एरिया के आसपास रहने वाले लोगों को पहाड़ी कहते थे। और अब हम इन पहाड़ी लोगों के बारे में थोड़ा सा स्टडी करेंगे कि ये लोग क्या थे। बेटे, राजमहल के ये सारा एरिया ना हिली एरिया है, तो इस एरिया में ये लोग रहा करते थे पहाड़ों में। तो ये अपना गुजर बसर कैसे करते थे, ये झूम कृषि करते थे। झूम कृषि कौन सी होती है? झूम कृषि होती है जो कि अदल ज़मीन को बदल बदल कर की जाती है। तो ये छोटे से हिस्से में झाड़ियों को साफ़ करते थे, घास फूस साफ़ करते थे और फिर जो थे वहाँ पर कृषि करना शुरू कर देते थे। और ये कृषि कैसे करते थे, ये क्या क्या जो था वो उगाते थे, पल्सेस यानी दालें और ज्वार और मिलेट बाजरा, ये ग्रो किया करते थे। और फिर इसके बाद जो था ये अपनी कुदाल से जो थे ज़मीन को जो थे खुरचते थे। कुदाल समझते हो ना, जैसे फावड़ा होता है। और कुछ टाइम बाद जब ये भूमि कृषि करने के योग्य नहीं रहती थी तो वो उसको छोड़ देते थे और फिर दूसरे एरिया में जाके कृषि करना शुरू कर देते थे। क्योंकि बेटे ये बहुत पुअर थे, इनके पास अपना खाद वगैरह फर्टिलाइज़र डालने के लिए पैसे वैसे तो होते नहीं थे। और ये पूरे जंगलों को अपना घर समझते थे कि जहाँ मर्जी चले जाओ, ये जंगल पूरा इनके घर हैं। इसीलिए ये जगह बदल बदल कर कृषि किया करते थे। और कुछ सालों के बाद वो ज़मीन जिसको इन्होंने छोड़ा था अपनी उपजाऊ भूमि प्राप्त कर लेती थी, उपजाऊ शक्ति, फिर ये वापस आ जाते थे। ठीक है, इस तरीके की एग्रीकल्चर को जो है वो झूम कृषि कहते हैं। फिर क्या हुआ कि और ये लोग कैसे अपना गुज़र बसर किया करते थे, जंगलों में ना महुआ के फूल लगते हैं, तो ये महुआ के फूल फ्लावर्स कलेक्ट करते थे, उसको बेचते थे। इसके अलावा ये रेशम का कोया यानी रेशम का कीड़ा पालते थे। और ये काठ कोयला बनाने के लिए जो थे लकड़ियाँ इकट्ठी करते थे। काठ कोयला क्या होता है? जो लकड़ी का कोयला होता है उसको काठ कोयला कहते हैं। तो वो बेचने के लिए वुड्स कलेक्ट करते थे। और जो हरा भरा एरिया होता था इनके एनिमल्स के लिए जो था वो पास्चर बन जाता था, चारागाह बन जाते थे। इसके अलावा ये हंटिंग करते थे, शिकार करते थे, झूम कृषि करते थे और काठ कोयला बनाते थे, रेशम के कीड़े पालते थे। तो इस तरीके से अपनी ज़िंदगी जो थे वो गुज़र बसर किया करते थे। फिर और ये रहते कहाँ थे? ये इमली के पेड़ों के नीचे झोपड़ियाँ बनाकर रहा करते थे। आम के पेड़ों की छाँव में ये रेस्ट करते थे। पूरे एरिया को ये अपनी प्रॉपर्टी समझते थे और अगर कोई बाहर से लोग आ जाते थे तो उसका ये विरोध करते थे। और इनके जो कबीले होते थे उनके हेड्स होते थे, मुखिया होते थे, जो इनके बीच में यूनिटी बनाए रखते थे। अगर कबीलों के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाता था तो ये मुखिया जो थे हेड इनको सॉल्व किया करते थे। और दूसरे ट्राइब के लोगों पर या जो हिल से नीचे लोग रहते थे यानी जो मैदानों में लोग रहते थे, तो अगर उनके साथ लड़ाई हो जाती थी तो फिर ये अपनी जनजाति को लीडरशिप करते थे, जो हेड होते थे। और ये मोस्टली जो थे मैदानों में रहने वाले एरियाज़ पर अटैक कर दिया करते थे। They lived in the huts built among tamarind trees. They used to rest in the shade of mango trees. They considered the whole region as their private land. They resisted the entry of outsiders. Their chiefs maintained unity in the groups. They used to settle disputes among themselves, used to lead their tribe when fighting broke out with other tribes and plains people. These hilly people often attacked the plains. अब क्या था कि मैदानी इलाकों में किसान जो थे वो स्थायी कृषि करते थे, यानी पहाड़ों से नीचे उतरकर मैदान होते थे। ठीक है, तो वहाँ पर लोग जो थे वो परमानेंट एग्रीकल्चर करते थे। अब परमानेंट एग्रीकल्चर क्या होती है? परमानेंट एग्रीकल्चर होती है जो एक ही जगह पर रहकर की जाती है। तो पहाड़िया लोग जो थे इन पर अटैक कब करते थे? तब करते थे जब इनके पास जो था खाने को सर्वाइवल के लिए कुछ भी नहीं होता था या ड्राउट पड़ जाता था, तब ये लोग नीचे रहने वाले एरियाज़ में अटैक किया करते थे। या फिर जब इनको अपनी स्ट्रेंथ, अपनी ताकत दिखानी होती थी, तब ये अटैक किया करते थे।
In the plains, farmers used to do permanent agriculture. The invasions by the Pahadi people were mostly done to survive in the years of scarcity or famine. These attacks were also done to show their strength to the communities settled in the plains. ठीक है। और फिर मैदानों में रहने वाले जो जमींदार थे वो इन पहाड़ी मुखियाओं को नियमित रूप से खिराज देते थे। अब खिराज क्या होता था? खिराज एक तरह का टैक्स होता था, ये देते थे और फिर इसके बदले में इनके जो कबीलों के हेड होते थे वो इनको प्रॉमिस करते थे कि हम तुम्हारे पर कभी अटैक नहीं करेंगे, तुम हमें टैक्स देते रहो और हम तुम्हारे को सेफ्टी देते रहेंगे। और इसके अलावा ये क्या होते थे, पहाड़ों में से जो जाने वाले रास्ते थे उनको भी ये अपने कंट्रोल में कर लेते थे। और अगर कोई व्यापारी वहाँ से गुज़रता था तो उससे कुछ पथ कर लेते थे, ये भी एक तरह का टैक्स होता था। और इसके बदले में मुखिया इन व्यापारियों की रक्षा करते थे। द जमींदार्स लिविंग इन द प्लेन्स often had to pay regular tax to the hill chiefs and buy peace from them. Similarly, the merchants also used to give some toll to them to get permission to use the roads controlled by the hills. The hill chiefs used to protect these traders by taking this tax. ठीक है। फिर क्या हुआ कि 18वीं शताब्दी के एंड में जब स्थायी कृषि के क्षेत्र की सीमा का विस्तार होने लगा, यानी कि अब अंग्रेज़ों को लग रहा था कि ये पहाड़िया लोग हमें टैक्स तो देते नहीं हैं, तो वो चाहते थे कि ये पहाड़िया लोग जो हैं वो एक ही जगह पर टिककर कृषि करें और जो है जंगलों को काट दें और वहाँ पर पूरा उसे कल्टीवेशन लैंड में बदल दें और फिर उनको जो है वो टैक्स दें। तो अंग्रेज़ ये चाहते थे, इसलिए वो चाहते थे जंगलों को साफ़ कर दिया जाए और साथ में ही वो लोग जो थे इन पहाड़िया लोगों को सिविलाइज्ड बनाना चाहते थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग जो जंगली लोग होते थे वो सिविलाइज्ड नहीं होते थे, तो इसलिए वो जंगलों को साफ़ भी करवाना चाहते थे। In the last decade of the 18th century, when the scope of permanent agriculture began to expand, the British encouraged the work of cleaning the forest. Jamidars and jotdars converted the fallow land into paddy fields. तो खेती के विचार से अंग्रेज़ों को लाभ था, क्योंकि उन्हें टैक्स मिलना था, तो वो जंगलों को वैसे भी उजाड़ समझते थे और जंगलों में रहने वाले लोगों को अनसिविलाइज्ड समझते थे। ठीक है, तो इसलिए वो चाहते थे कि ये जंगलों को काट दिया जाए, तो और वहाँ पर परमानेंट जो है वो एग्रीकल्चर की जाए। ठीक है। इसके बाद जैसे जैसे स्थायी कृषि का विस्तार होता गया, जंगल और चरागाह की ज़मीन जो थी वो कम होने लगी। इससे पहाड़ी लोग और स्थायी लोगों के बीच में झगड़े शुरू हो गए, तेज हो गए। ठीक है। पहाड़ी लोग पहले से अधिक जो था वो गांव पर अटैक करने लगे और उनके अनाज और पशु जो थे वो छीन कर ले जाते थे। तो अंग्रेज़ों ने इस स्थिति पर काबू पाने की बहुत कोशिश की, परंतु वो फेल रहे। As permanent agriculture expanded, forest and pasture lands began to decline. This conflicts between the hill people and the permanent farmers. The hilly people began to attack the inhabited villages more regularly than ever before. Grain and cattle began to be snatched away. The British tried to control them but failed. ठीक है। आगे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, इनको कंट्रोल करने के लिए इनको किस तरीके से इन्होंने ट्रैप किया, इसके बारे में अब हम कल पढ़ेंगे। होप आपको ये बेटे अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।